Hello friends, hope you are doing good and watch my lectures on differentiation and integration. If not, then do watch from my channel link given in description. I had given check your understanding questions which you must have solved easily using the concepts I had given. Also, you would have understood the need of integration and where it is applied. So in this lecture, we will see the solutions to check your understanding questions. Let's start. देखो first question was this was from lecture 1 differentiation. A certain physical quantity velocity v is defined as the rate of change of displacement with time. ठीक है, the graph between x and t, x और t के बीच का ग्राफ दिया हुआ है ना. फाइंड वेलोसिटी बिटवीन t इक्वल टू जीरो, जीरो यहाँ पे है a पे, a पॉइंट इज जीरो एंड t इक्वल टू 1 सेकेंड, मतलब यहाँ तक. ठीक है, इसके बीच में इट इज आस्किंग यू वेलोसिटी. ठीक, अब तुमको क्लियरली यहाँ पे खुद ही दिया हुआ है कि वेलोसिटी इज गिवन एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, राइट. तो बेसिकली करना क्या होता है, तुम्हें डिफरेंशिएशन में मैंने बताया था कि डिफरेंशिएशन का फिजिकल मीनिंग ये होता है कि इट गिव्स यू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी विद अनदर फिजिकल क्वांटिटी. ठीक है, तो यहाँ पे तुमको डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हुआ है. वर्टिकल एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में तुम्हारा टाइम है, राइट. तो अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकालोगे तो वो क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज वेलोसिटी. यानी कि हम स्लोप का बात कर रहे हैं निकालने का, है ना. तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, वेलोसिटी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू स्लोप. मतलब कि जिस भी टाइम ड्यूरेशन के बीच में पूछ रहा है, अगर वहां का हम स्लोप बता लें तो दैट विल गिव यू वेलोसिटी. ठीक है, तो यहाँ पे पहला है टी इक्वल टू जीरो टू 1 सेकंड, तो 0 टू 1 सेकंड मतलब ये ए और बी के बीच का बात कर रहा है ना. तो ए और बी के बीच में तुमको क्या दिया हुआ है, एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, तो इसका स्लोप निकालना तो बहुत ईजी है. कैसे, देखो ये बी पॉइंट जो है वो कहाँ पहुंच जा रहा है, यहाँ पे 5 मीटर है इसका. ठीक है, यानी वर्टिकली दिस परपेंडिकुलर लेंथ इज हाउ मच, दिस इज 5 मीटर, राइट. और इसका बेस कितना है यहाँ ए से लेके 1 तक, तो दिस इज बेसिकली हाउ मच, दिस इज 1, राइट. तो तो ये बहुत सिंपल बन जाता है. ए बी का स्लोप कैलकुलेट करना है, तुम लोग हम बताए भी थे उस टाइम पे भी कैसे निकाला जाता है. तो वो सिंपली क्या करोगे, वेलोसिटी बिटवीन टी इक्वल टू जीरो टू टी इक्वल टू 1 सेकंड विल बी स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ लाइन ए बी. ठीक है, तो स्लोप tan थीटा निकालते हैं ना, tan थीटा होता था स्लोप, याद है. तो वहां पे क्या होगा, p बाई बी, ये p है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो p कितना था 5 मीटर और बेस कितना है 1 सेकंड, तो 1, तो 5 बाई 1 इक्वल टू 5, और यूनिट क्या हो जाएगा उसका, मीटर पर सेकंड, क्योंकि x बाई टी कर रहे हो तो x इज इन मीटर और टाइम इज इन सेकंड, राइट. तो v इक्वल टू क्या आ गया, बेसिकली 5 मीटर पर सेकंड. और थीटा जो है, tan थीटा से जो थीटा निकाले हो, दिस इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वो तुमको दिख भी रहा होगा यहाँ पे बहुत क्लियरली. देखो यहाँ पे जो मैंने थीटा बनाया है, दिस इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अंडरस्टूड है ना. तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे भी थीटा जो होता है वो पॉजिटिव होता है, क्लियर है. तो tan थीटा का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया 5, दैट दिस इज स्लोप एंड दिस इज ओनली इक्वल टू वेलोसिटी. अब इसका फिजिकल मीनिंग समझते हैं कि ये है क्या, ये जो हम बात कर रहे हैं इसका फिजिकल भी इंटरप्रिटेशन हम साथ में देखते जाएंगे, है ना. यहाँ पे क्या मानते हैं हम, सपोज करो P और Q दो पॉइंट है, यहाँ पे P और Q जो मैंने बना रखा है, ठीक. और P और Q के बीच में एक रोड है, ऐसा स्ट्रेट रोड जो ग्रीन में है, दिस इज ए स्ट्रेट रोड बिटवीन P एंड Q. ठीक है, इसमें जो पहला पार्ट जो तुम्हारा आया है कि ये ए से बी जा रहा है ना, इस ग्राफ में देखो ए से बी जा रहा है 1 सेकंड में, और उसका वेलोसिटी कितना है 5 मीटर पर सेकंड. ठीक है, तो ये जो पी क्यू जो है डिस्प्लेसमेंट, दिस इज 5 मीटर, समझ गए. और 1 सेकंड में पहुंच गया, और ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है 5 मीटर पर सेकंड, मतलब इनिशियली वो ए से बी की तरफ जा रहा है. ठीक है, इस डायरेक्शन को अगर हमने लेफ्ट टू राइट को अगर पॉजिटिव माना है, ठीक है, तो ये वेलोसिटी क्या है 5 मीटर पर सेकंड, और ये क्या पॉजिटिव वैल्यू आया है. ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू आया मतलब ये P से Q की तरफ जा रहा है. वेक्टर में याद करो, एक साइड नेगेटिव होता है, दूसरे साइड पॉजिटिव होता है. ठीक है, तो वेलोसिटी जो है वो वेक्टर एक होता है. ठीक, तो वो प्लस में आया मतलब वो प्लस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इस हमारे इस कन्वेंशन में वो P से Q की तरफ जा रहा है अभी. ठीक है, और अभी 1 सेकंड पे, T इक्वल टू 1 सेकंड पे वो कहाँ पहुंच गया, Q पॉइंट पे पहुंच गया इस रोड में. क्लियर है यहाँ पे. चलो अब आगे देखते हैं कि इसमें सेकंड केस क्या पूछ रहा है तुमसे, व्हाट इज द वेलोसिटी बिटवीन t इक्वल टू 1 टू t इक्वल टू 3 सेकंड. बहुत इजी है यार, ये t इक्वल टू 1 सेकंड से लेके t इक्वल टू 3 सेकंड में वेलोसिटी पूछ रहा है. ठीक है, तो तुम फिर से क्या करोगे, वेलोसिटी निकालने के लिए अगेन dx बाई dt करोगे, किसका, b, ये लाइन को अगर हम b और c से डिनोट करें तो bc लाइन का स्लोप, व्हाट विल द स्लोप ऑफ दिस लाइन bc, वेलोसिटी बिटवीन इट विल बी स्लोप ऑफ bc लाइन bc, तो स्लोप क्या होगा tan थीटा. और ये वाला जो लाइन है, ये जो bc लाइन है, ये एंगल कितना बना रहा है हॉरिजॉन्टल एक्सिस से, इट इज 0 डिग्री, राइट. वो तो दिख रहा है ना, पैरेलल, इट इज पैरेलल टू, इट इज सिंपली पैरेलल टू व्हाट, टाइम एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस. तो दिस विल मेक हाउ मच एंगल, इट विल मेक 0 डिग्री. ठीक है, तो बहुत इजी है.
तो सिंपली tan 0 कर दो, तो tan 0 कितना होता है, इट इज 0, राइट। तो वेलोसिटी का वैल्यू कितना आ गया, 0। इसका क्या फिजिकल मीनिंग क्या हुआ, फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या हुआ, ये देखो, ये यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे बताया है ये वाला चीज कि t इक्वल टू 1 टू t इक्वल टू 3 सेकेंड्स पे उसका वेलोसिटी क्या था, 0। इसका ये मतलब होता है कि t इक्वल टू 1 से लेके t इक्वल टू 3 सेकेंड तक ऑब्जेक्ट वहां पे हमारे कन्वेंशन में यहाँ पे जो Q पे पहुंचा था, ये Q पे आके रुक गया, वहीं पे रुका हुआ है 2 सेकेंड तक, इट इज स्टैटिक, इट इज नॉट मूविंग, ठीक है। इस चीज को अगर तुमको सिर्फ ग्राफ से भी इंटरप्रेट करना होता तो इसको देखो ऐसे देखते हैं, मैं इस ग्राफ में तुमको समझाता हूं। ये जो है इधर डिस्प्लेसमेंट बता रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इधर क्या है, टाइम है, ठीक है। अब तुम जब ग्राफ को स्टडी करोगे तो क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, मतलब जैसे t इक्वल टू 0.5 है तो t इक्वल टू 0.5 पे कुछ उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। फिर 1 सेकंड हुआ तो t वो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 5 मीटर हो गया, मतलब 1 सेकंड में उसने कितना चला, 5 मीटर तक पहुंच गया, ठीक है। इसके बाद देखो 1 सेकंड के बाद जब हम अगर बात करें कि सपोज करो t इक्वल टू 2 सेकंड का बात करें कि t इक्वल टू 2 सेकंड पे कहाँ है ऑब्जेक्ट, तो अगर हम तुमसे पूछते t इक्वल टू 2 सेकंड पे उसका पोजीशन क्या है तो तुम क्या बताते, यहाँ पे ये मार्क करते और यहीं पे आके इसका वर्टिकल एक्सिस में चेक करते कि क्या आ रहा है, तो इट इज अगेन 5 मीटर ओनली, राइट। उसी तरह 3 सेकंड तक भी अगर देखोगे, ठीक है, टिल पॉइंट सी इट इज 5 मीटर ओनली, राइट। इसका मतलब क्या है कि जहां पे पार्टिकल पहुंचा था, ए से बी पहुंचा, बी वॉज एट 5 मीटर, अब बी से लेके सी तक मतलब t इक्वल टू 1 से लेके t इक्वल टू 3 सेकंड तक वो वहीं पे है, 5 मीटर पे ही है, 5 मीटर पे ही है। इसका क्या मतलब हुआ कि इट रिमेन्स एट रेस्ट एट पॉइंट Q, हमारे कन्वेंशन में ये पॉइंट Q पे इट इज एट रेस्ट एट पॉइंट Q, ठीक है। वहां पे अभी कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि वेलोसिटी जीरो है, वेलोसिटी जीरो है मतलब क्या है, वो रुका हुआ है, इट इज एट रेस्ट, क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। अभी नेक्स्ट लास्ट इसका पार्ट क्या है कि ड्यूरिंग व्हाट इंटरवल इज द वेलोसिटी नेगेटिव, पहले ये निकाल लेते हैं कि वेलोसिटी नेगेटिव क्या है, उसके बाद समझेंगे कि नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या है, ठीक है। देखो इसको निकालोगे कैसे, इसमें तुम फिर से तुमको क्या करना होगा, अब स्लोप निकालना है, तो हमारे पास तीसरा ही पार्ट बचा था ना भाई, इस ग्राफ में तो ए बी निकाल चुके हो, बी सी निकाल चुके हो, तो अब निकालना क्या है, सी डी निकालना है। सी डी का स्लोप निकाल के देखते हैं क्या आता है, ठीक है। तो सी डी में देखो वेलोसिटी बिटवीन टी इक्वल टू 3 टू टी इक्वल टू 5 सेकंड, वेलोसिटी निकालने का मतलब फिर से अगेन dx बाई dt या स्लोप ऑफ दिस लाइन निकालना है, 3 और 5 सेकंड के बीच में लाइन कौन सा है तुम्हारा, सी डी है, ठीक है। तो v इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी इक्वल टू tan थीटा 2, ठीक है। इस यहाँ पे जो मैंने tan थीटा 2 ये जो यहाँ पे जो मार्क करके रखा है tan थीटा 2 निकालना है। अब ये tan थीटा 2 जो निकालना है वो कैसे निकालोगे बताओ मुझे, इट इज वेरी सिंपल। इसमें क्या करोगे, देखो p बाई बी, ये फिर से ये पूरा एक राइट ट्राइंगल बन रहा है ना यहाँ पे, समझ गए। तो यहाँ पे क्या करना है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर तुम्हारा क्या है, ये वाला है परपेंडिकुलर, और बेस क्या है, ये 3 से लेके 5 के बीच का, ठीक है। तो बेसिकली ये जो हाइट है परपेंडिकुलर जो उसका है वो कितना है, वो डेट इज अगेन 5 मीटर, राइट। और ये वाला विथ कितना है, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है देखोगे तो, ठीक है। इट इज p बाई बी, p इज हाउ मच 5, दिस इज हाइट, और बेस उसका कितना है 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 यूनिट समझ गया ना, क्यों ये यूनिट यहाँ पे 5 तक है, दिस इज 3, तो 5 माइनस 3 विल गिव यू दिस द लेंथ ऑफ द बेस बेसिकली, है ना। तो 5 बाई 5 माइनस 3 इट इज यू विल कैलकुलेट इट, यू विल गेट एज 2.5, क्लियर है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, tan थीटा तो तुमने निकाल लिया, लेकिन इसमें एक चीज तुमको अब ध्यान रखना है, क्या, इस प्रोसेस से जो तुमने निकाला, ये p बाई बी से जो तुमने निकाला, उससे तुमने जो थीटा का वैल्यू निकाला है, दिस इज इन एंटी क्लॉकवाइज, ये सबको दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, राइट। अब हमारे कन्वेंशन को याद करो, हमारे कन्वेंशन में अगर थीटा एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी दिस इज क्लॉकवाइज, दिस इज क्लॉकवाइज, राइट, दिस इज क्लॉकवाइज, ओके। हमारे कन्वेंशन में अगर थीटा इज क्लॉकवाइज, ठीक है, तो यू हैव टू टेक tan थीटा एज नेगेटिव, राइट। ये हम लोग पढ़ चुके हैं डिफरेंशिएशन में, राइट। तो इसीलिए वेलोसिटी का वैल्यू क्या आया, -2.5 मीटर पर सेकंड, यू विल राइट अ माइनस साइन हियर, ओके। एंड बिकॉज थीटा 2 इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इट इज सिंपल, ठीक। तो एक तो ये प्रोसेस है, तुम इससे निकाल सकते हो, तो अब तो ये नेगेटिव आ गया। अब बात ये है कि ये जो वेलोसिटी नेगेटिव हम लिख रहे हैं, इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस नेगेटिव वेलोसिटी, ठीक है। ये तुम भी सोचे होगे यार नेगेटिव आ गया है क्या, आखिर कैसे आ गया, तो हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, ये ऐसा क्यों आया अभी ये समझो। वेलोसिटी -2.5 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या है, हमने जो यहाँ कन्वेंशन लिया था P से Q की तरफ, राइट। तो हमने क्या बोला था कि इस डायरेक्शन में अगर P से Q में जा रहे हो तो वी विल टेक इट एज पॉजिटिव, राइट, ये हमने बात किया था। इसलिए हमने इस डायरेक्शन में ये जो वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड आया था, वी टुक इट एज पॉजिटिव प्लस 5 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे समझ गए। अब यहाँ -2.5 मीटर पर सेकंड आया है, तो याद करो अगर वेक्टर ए, सपोज करो वेक्टर ए अगर इस डायरेक्शन में है, तो अगर
ए या माइनस ऑफ दिस वेक्टर अगर बात करेंगे तो क्या होगा, इसके अपोजिट वेक्टर, मतलब इसके जस्ट अपोजिट होगा, 180 डिग्री टर्न में होगा, राइट, 180 डिग्री रिवर्स होगा, करेक्ट। तो इस केस में माइनस 2.5 मीटर पर सेकंड का ये मतलब होता है, माइनस जो है वो डिनोट क्या कर रहा है कि उसका डायरेक्शन रिवर्स हो गया, मतलब कि अब वो पार्टिकल वापस Q से, अभी तक Q में बैठा हुआ था 3 सेकंड तक, अब 3 सेकंड से फिर वो अब चलना स्टार्ट किया, किधर, टुवर्ड्स P, अंडरस्टूड। सो दिस डायरेक्शन इज व्हाट, दिस इज नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। तो बेसिकली वो Q से P की तरफ अब जा रहा है एंड इट इज गोइंग विद अ वेलोसिटी ऑफ हाउ मच, विद अ स्पीड ऑफ हाउ मच, 2.5 मीटर पर सेकंड। तो ये समझ में आया, यहाँ पे माइनस क्यू लिए और यहाँ पे प्लस क्यू लिए, ये समझना बहुत जरूरी था। एक डायरेक्शन पॉजिटिव है तो जिस डायरेक्शन में जा रहा है तो एक डायरेक्शन तो तुम्हें पॉजिटिव लेना है ना कन्वेंशन के लिए, ठीक है। तो दैट डायरेक्शन इज पॉजिटिव, इसलिए प्लस 5 मीटर पर सेकंड। अब उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो क्या होगा, माइनस 2.5 मीटर पर सेकंड, दैट इज व्हाई इट इज कमिंग एज माइनस 2.5 मीटर पर सेकंड। और फिजिकली भी मैंने तुम्हें बता दिया कि ये पहले P से Q गया था, t इक्वल टू 0 to 1 सेकंड में, 1 से 3 सेकंड में क्या हुआ, वो रेस्ट पे था उसी पॉइंट पे, और 3 to 5 सेकंड में वो वापस घूम के Q से पॉइंट P पे वापस आ गया। क्लियर है यहाँ तक? तो ये तीन एस्पेक्ट जो था वो मैंने यहाँ पे तुम्हें डिस्कस करके समझाया है। क्लियर? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। This was question 2 from differentiation. Okay, a certain physical quantity velocity of a particle is defined as rate of change of displacement with time. ठीक है, ये तो तुम लोग को याद भी हो गया होगा वैसे, है ना। Another physical quantity acceleration of a particle is defined as rate of change of velocity with respect to time. ठीक है, ये दो उसने फिजिकल क्वांटिटी का क्या दे दिया, तुम्हें डेफिनेशन दे दिया, ठीक है। नाउ व्हाट इट इज आस्किंग, द डिस्प्लेसमेंट x ऑफ अ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज गिवन बाय दिस सम इक्वेशन दे हैव गिवन। फाइंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 1 सेकंड एंड व्हाट इज द एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू, आई थिंक दिस इज द वेरी इजी क्वेश्चन, ये तुरंत कर लिए होगे, ये तो क्लियर है सब भाई। इसमें डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट विद टाइम का तुमको इक्वेशन दिया हुआ है, तो तुम्हें करना सिर्फ क्या है, बेसिकली यू नीड टू रेट, बता भी रहा है फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट इक्वल टू 1 सेकंड, मतलब क्या करना, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है, इक्वल टू dx by dt, ठीक है। x तुमको दिया हुआ है 5t क्यूब माइनस 4t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 1, तो बस यहाँ पे इसको पुट कर दो, v इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ वॉट, 5t क्यूब माइनस 4t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 1, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के इसको अलग अलग कर लो सबको, तो डी बाई डी टी ऑफ 5t क्यूब माइनस डी बाई डी टी ऑफ 4t स्क्वायर प्लस डी बाई डी टी ऑफ 3t माइनस डी ऑफ 1 बाई डी टी, दिस इज अ कांस्टेंट, राइट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0, और इन जनरल डिफरेंशिएशन क्या होता है, d ऑफ x टू द पावर n बाई dx क्या होता है, n मल्टीप्लाइड बाई x टू द पावर n माइनस 1, राइट। तो उसी तरह से सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तो ये पहला टर्म क्या आएगा, 5 इंटू 3 15 मल्टीप्लाइड बाई t, 3 माइनस 1 इट इज t स्क्वायर, माइनस 4 इंटू 2 8, और t टू द पावर 2 माइनस 1 इज t, राइट, t टू द पावर 1 मीन्स t, so it is minus 8t and plus differentiation of 3t by dt is how much, it will be simply 3, right, and differentiation of constant already I said it is 0. So you simply write it like this. So you get velocity as how much, 15t square minus 8t plus 3. So this is the equation. Put t with the value as t, it is asking at t equal to 1 second, right. So you just keep the value t of t as 1 second. So it will become v equal to 15 into 1 square minus 8 into 1 plus 3. So you solve this, you will get as 810 meter per second. So this is the value of your velocity. Hope this is clear. The very easy. अब सेकंड पार्ट भी उतना ही इजी है, वो तुम लोग भी आराम से कर लिए होंगे। व्हाट इज द एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 2 सेकंड, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इन्होंने डिफाइन भी कर रखा है कि एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हाट, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका मतलब है कि वेलोसिटी मतलब a इक्वल टू क्या है, dv बाई dt है, राइट, a इक्वल टू dv बाई dt है। अब तुमको वेलोसिटी पता है, वेलोसिटी कितना है, 15t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 3, ये तुम निकाल चुके हो ना, राइट। तो इसी इक्वेशन को यहाँ पे यूज कर दो, तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, ये तुम लिख दिए इसी को, a इक्वल टू डी वी बाई डी टी, बेसिकली क्या करना है, डी बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना था 15t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 3, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करो, अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पे लगा दो, तो a इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ 15t स्क्वायर माइनस डी बाई डी टी ऑफ 8t प्लस डी बाई डी टी ऑफ अ कांस्टेंट 3। सो इसको सॉल्व करोगे तो दिस इज अगेन, ये जो कांस्टेंट था इट विल बिकम 0, और इसको सॉल्व करोगे तो 30t माइनस 8 इंटू टी 8, सिंपली डी टी बाई डी टी इज 1, सो यू गेट 30t माइनस 8, and it was asking us what is the acceleration at t equal to 2 second. So this is the, this value 30t minus 8, this is the acceleration actually, right, और टाइम डिपेंडेंट एक्सेलरेशन, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे उसका एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, राइट, इस यही इंप्लाई कर रहा है ना, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, जैसे यहाँ पे इस वेलोसिटी वाले इक्वेशन में जैसे जैसे टाइम बढ़ा रहे हो वैसे वैसे वेलोसिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, उसी तरह यहाँ पे भी 30t माइनस 8 है, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे t इक्वल टू 2 सेकंड पुट कर दो, इट विल बी सिंपली 30 इंटू 2 माइनस 8, यू विल गेट 52 मीटर
दिस इज 52 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे आया? वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड, और तो डीवी बाई डी टी है ना, ठीक है, तो ऊपर में मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाई सेकंड, तो इट विल बी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। होप दिस इज क्लियर। दिस वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन, सबका सही हुआ होगा, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। देखो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम चेक योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लेक्चर 2 इंटीग्रेशन, ठीक है। इसमें क्या पूछा गया था? फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग इंटीग्रेशन। 4 डिफरेंट टाइप ऑफ इंटीग्रल दिए हुए थे, डेफिनेट और इनडेफिनेट और डेफिनेट दोनों मिक्स्ड थे, ठीक है। तो ये भी तुम आराम से बना लियोगे, इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था। इट इज जस्ट फार्मूला बेस्ड और थोड़ा सा एप्लीकेशन, ठीक है। तो दीज आर द जनरल इक्वेशंस इन इंटीग्रेशन विच मतलब इस टाइप का ही यूज होता है, इसलिए मैंने इस तरह का क्वेश्चन दिया था। चलो एनीवेज, we'll take up the first question. It is very easy question. E to the power integral e to the power minus t by a dt, ठीक है। अब मैंने तुम्हें जो बताया था वो क्या बताया था? इंटीग्रल e टू द पावर bx dx इक्वल टू क्या होता है? x के जगह अगर bx लिखा हुआ है तो हमें क्या करना है? x जहां पे जो एक्सप्रेशन आता था, जो फॉर्मूला, उसमें x को b से रिप्लेस कर देंगे और होल को, रिजल्ट को डिवाइड कर देंगे b से। तो यही चीज था। इंटीग्रल e टू द पावर bx dx विल बी e टू द पावर bx डिवाइडेड बाई b, राइट। अब यहाँ पे गौर करो, यहाँ पे b का वैल्यू कितना दिया हुआ है? इट इज e टू द पावर माइनस टी बाई ए, राइट। तो यू कैन राइट इट एज e टू द पावर माइनस वन बाई ए मल्टीप्लाइड बाई टी। समझ गए ये चीज? तो इससे क्या तुम्हारा आ जाएगा? यू विल गेट वैल्यू ऑफ बी एज 1 माइनस वन बाई ए। समझ गए? ठीक है, इसको इस चीज से बेसिकली कंपेयर करना है, इसीलिए हम इसको ऐसा लिखे हैं। अगर b का वैल्यू तुमको मालूम चल गया, यहाँ पे माइनस वन बाई ए है, ठीक है, और x का वैल्यू क्या है? t है, ठीक है। तो इंटीग्रल e टू द पावर माइनस टी बाई ए डी टी बहुत ईजी हो गया। इक्वल टू क्या करना है? ये सिंपल वही चीज पहले लिखना है, e टू द पावर bx। तो bx क्या है? e टू द पावर माइनस टी बाई ए, इसको लिख दिए। और डिवाइडेड बाई b करना है, तो डिवाइड बाई b करना है, मतलब क्या? डिवाइडेड बाई माइनस वन बाई ए करना है, जो यहाँ पे किया हुआ है। समझ में आ रहा है? तो ये कर दोगे तो इसको माइनस वन बाई माइनस वन बाई ए क्या होगा? ए ऊपर आ जाएगा, माइनस है, तो बेसिकली इट इज माइनस ए ई टू द पावर माइनस टी बाई ए प्लस अ कांस्टेंट सी। इंडेफिनिट में याद है ना, एक कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है सी, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से सबका सही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। दिस वाज इजी क्वेश्चन। चलो अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज इंटीग्रल ऑफ 10 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx, ठीक है भाई। अभी क्या है? अभी तुमको पता है कि इंटीग्रल 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx फॉर्मेट में अगर कुछ है तो उसका वैल्यू क्या होता है? 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये मतलब ये तो फॉर्मूला तुमको याद रखना है ना यार, ये तो बताई थे कि कुछ बेसिक फॉर्मूला थे विच यू नीड टू लर्न, ठीक है। ये याद रहना ही रहना है, फिजिक्स में इन सब फॉर्मूलाज का ज्यादा यूज होता है, ठीक है। और ऐसे एज एंड व्हेन जब कुछ यूज आएगा तो वो समझा देंगे, तो वो तुमको क्लैरिटी आ जाएगा उसमें, ठीक है। लेकिन वैसा हाई फाई इंटीग्रल्स यूज नहीं आएगा, जैसा हम लोग पहले बात कर रहे थे, ठीक है। तो अभी क्या करना है इस केस में? अब इसको देखते हैं। अभी क्या है, इसको मुझे इस फॉर्मेट में लाना है, इंटीग्रल 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स में। तो 10 चूंकि कांस्टेंट है, उसको बाहर ले आओ, तो 10 को तुम यहाँ पे इस तरीके से हम बाहर ले आए, ठीक है। और एक्स स्क्वायर प्लस, इसको हम लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 4 था, तो वी कैन राइट इट एज एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये वाला एक्सप्रेशन इससे मैच कर रहा है ना, इस वाले से अपना 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे ए का वैल्यू कितना हो गया तुम्हारा? 2 हो गया। बात समझ में आ रहा है? इट इज 2। तो इसको इस तरह से हम 10 को बाहर निकालो, तो इंटीग्रल ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर डीएक्स, सिंपल, ठीक है। तो हियर ए इक्वल टू 2, तो वहां पर लिख दो 1 बाई ए, ठीक है। पहले तो 10, ये जो 10 जो कांस्टेंट था वो 10 बाहर आ गया, 10 तो बाहर ही रहेगा जहां पे था। और इंटीग्रल इस पूरे का जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है? 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए। तो 1 बाई ए कितना है? 2, तो 1 बाई 2 tan इनवर्स x बाई 2 प्लस अ कांस्टेंट c। तो इसको सॉल्व कर लो, तो 5 tan इनवर्स x बाई 2 प्लस c। क्लियर है? ये भी इजी क्वेश्चन था, इसमें कोई कुछ ऐसा मैजिक तो कुछ हुआ नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? ये डेफिनेट इंटीग्रेशन से था। इंटीग्रल लोअर लिमिट 1 टू e 5 बाई एक्स डी एक्स, ठीक है भाई, यही था। अब इसको सॉल्व करने के लिए जो अंदर का टर्म है 5 बाई एक्स, उसको चेक करो। 5 बाई एक्स लिखा हुआ है, तो तुम्हें क्या पता है फॉर्मूला एक, कि अगर इंटीग्रल 1 बाई एक्स डी एक्स होगा, 1 बाई एक्स डी ऑफ एक्स, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या था? ln। ln मैंने बताया था कि इट इज नेचुरल लॉगरिथम ऑफ बेस e, ठीक है। तो इट इज ln सी एक्स प्लस अ कांस्टेंट c, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, जब फिर से वही इंटीग्रल 1 टू ई 5 बाई एक्स डी एक्स आएगा, तो 5 कांस्टेंट था, इसको बाहर रखेंगे, और 1 बाई एक्स का इंटीग्रल क्या होता है? ln x होता है, तो इसको हम लिख देंगे ln x, करेक्ट। अब चूंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन है, वो लिमिट्स दिए हुए 1 से ही, तो ये कांस्टेंट क्या हो जाएगा? ये गायब हो जाएगा, कांस्टेंट का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। तो यू विल सिंपली राइट ln x, वो कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेके e तक, राइट। तो अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? 5 मैंने बताया था ना, g ऑफ, पहले अपर लिमिट डालेंगे g ऑफ b माइनस g ऑफ a। तो इसका अपर लिमिट पहले डालो, अपर लिमिट क्या है? e है, तो
x के जगह e डालेंगे तो 5 ln e हो गया, एंड माइनस x के जगह 1 डालेंगे तो माइनस 5 ln 1 हो गया। समझ में आ गया? ये बेसिकली इसका जो वैल्यू होगा वो क्या आएगा, ln e माइनस ln 1, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5 ln e माइनस 5 ln 1, ठीक है। तो इसका वैल्यू जो आता है, ये जो 5 ln 1 होता है, एनीथिंग लॉग में, मतलब थोड़ा सा हम तुमको बता देते हैं कि इसमें क्या होता है कि ln 1 का जो वैल्यू होता है इट इज 0, ln 1 इज ऑलवेज 0। ऐसे भी लॉग चाहे किसी का भी बेस हो, e का हो, 10 का हो, 2 का हो, किसी का भी बेस हो, अगर लॉग के साथ 1 है, देखो यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे मैंने लिखा है इस चीज को, ये जो लास्ट लाइन जो रेड में लिखा हुआ है इस पे ध्यान देना, ठीक है। इसमें मैंने क्या तुमको बताया है कि log x टू दी पावर x जो होता है ये 1 होता है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर कहीं तुमको लिखा हुआ अगर तुमको मिल जाए कि log ऐसा लिखा हुआ है, log 10 बेस है, log 10 इसको बेस कहते हैं, और ऊपर में यहाँ पे भी 10 है, log 10 टू दी बेस 10, तो इसका वैल्यू जो होता है इट इज ऑलवेज 1। समझ गए? यही इसका मतलब है log x टू दी पावर x। तो अगर ये यहाँ पे log e टू दी पावर, अगर ये यहाँ पे e होता और ये बेस टू दी पावर ये e आता, तो ये भी क्या हो जाएगा, दैट विल ऑल्सो बी इक्वल टू 1। समझ में आ रहा है बात? और ये log x एनी बेस, log 10, log e, log 2, log 1, वट एवर यू टेक, log x टू दी log x अगर बेस है और वैल्यू 1 है, ठीक है, log 1 का वैल्यू निकालना है तो इट इज ऑलवेज 0, ये याद रखना, ठीक है। log 1 का वैल्यू हमेशा 0 होता है, ये याद रखना, ठीक है। और ln x तो तुमको बता ही चुके, log ऑफ बेस e होता है, नेचुरल लॉगरिथम टू द बेस e, ठीक है, log e x, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इस केस में तुम्हारे पे क्या आया है, तुम्हारे पास 5 ln e माइनस 5 ln 1 आ रहा है, राइट। तो ln 1 का भी वैल्यू मैंने क्या बताया, इट विल बी ln 1 विल बी 0, तो ये 0 हो गया, तो बचा क्या वैल्यू, 5 ln e, राइट। अब ln e को ध्यान दो, अभी मैंने क्या बताया, log x बेस x और ऊपर भी x रहा तो इक्वल टू 1 होता है वो। तो यहाँ पे हम मैंने क्या बताया, ln e जो होता है दैट इज बेसिकली व्हाट, log e, राइट। तो log e टू द बेस e विल बी हाउ मच, इट विल बी 1। तो इसलिए 5 ln e का वैल्यू क्या आएगा, ln e का वैल्यू जो आएगा दैट विल बी 1, ठीक है। तो यू सिंपली मल्टीप्लाइड बाय 5, यू विल गेट द वैल्यू एज 5। क्लियर है यहाँ तक? ये लॉग का ये 3 जो रूल मैंने बताया ना, इसको लिख लेना कहीं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है और ये काम आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, और मैंने बता भी दिया कैसे इसको निकालते हैं। क्लियर है? ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन वाज इंटीग्रेशन, दिस इज आल्सो डेफिनेट इंटीग्रेशन, 0 to 1 3 to the power x 3x स्क्वायर माइनस 2e to the power 3x dx। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब ये ऐसा दो टर्म जब आया हुआ है तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा लो फटाक से एकदम। क्या करोगे, इंटीग्रल 0 to 1 3x स्क्वायर dx हो जाएगा एक तो, और दूसरा माइनस इंटीग्रल 0 to 1 2e to the power 3x dx। अब तो इजी है, ये तो फटाफट कर लोगे इसमें। ये सिंपली क्या करना है, ये वाले पहला टर्म को देखो, 3 को बाहर ले आओ, और x इंटीग्रल x स्क्वायर dx क्या होता है, इंटीग्रल x स्क्वायर dx क्या होता है, x क्यूब बाई 3 होता है, ठीक है, वो फॉर्मूला के हिसाब से। और उसमें ये वही यहाँ लिखा हुआ x क्यूब बाई 3, और उसमें लोअर लिमिट अपर लिमिट लगा दो 0 से 1, माइनस 2 बाहर आ गया, ये जो 2e टू द पावर 3x था उसका 2 कांस्टेंट बाहर ले आओ, और e टू द पावर 3x dx, e टू द पावर ax dx क्या होता है, e टू द पावर x बाई a। तो यहाँ पे वही होगा e टू द पावर 3x बाई 3। क्लियर है? और लिमिट्स बैठा दो 0 to 1। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा क्या आएगा बताओ, 3 और 3, राइट। तो 3 और 3, यहाँ पे ये वाला 3 और ये वाला 3 बेसिकली कैंसिल अप हो जाएगा, और एक बार तुम वैल्यू x के जगह में 1 पुट करोगे और दूसरी बार 0 पुट करोगे। तो 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा 1, माइनस 0 पुट करेंगे तो 0, तो बेसिकली 1 माइनस 0 इज 1, राइट। तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 1। तो यहाँ पे ये हम लिख दिए 1। क्लियर? अब यहाँ पे आ जाओ, माइनस 2 इंटू ई टू दी पावर 3x बाई 3 जो आ रहा है, इसमें पहले 1 पुट करेंगे x के जगह में, तो वो क्या आएगा, इट विल बी, ये 2 भी था बाहर में, तो माइनस 2 बाई 3 ई टू दी पावर 3। समझ में आ गया? x के जगह 1 पुट किए हैं, और माइनस ऑफ x के जगह 0 पुट करोगे, तो x की जगह 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, e टू द पावर 3 इंटू 0, e टू द पावर इज e टू द पावर 0, एनीथिंग टू द पावर एनीथिंग, मान लो a है, a टू द पावर 0 इज व्हाट, इट इज ऑलवेज 1, राइट। तो उस केस में भी क्या होगा, e टू द पावर इज 0 इज 1, तो 1 बाई 3। तो बेसिकली वैल्यू इसका, इस इंटीग्रेशन का जो वैल्यू है वो क्या आ रहा था, e टू द पावर 3 बाई 3 माइनस 1 बाई 3। उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, बाहर ले आओगे, दोनों को अलग कर लो, तो माइनस 2 बाई 3 e3 प्लस 2 बाई 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, एंड यू विल गेट दिस। तो इसमें तेरा आंसर क्या आ जाएगा, बेसिकली 5 बाई 3 माइनस 2 बाई 3 ई टू द पावर 3। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था, इसमें कोई खास था नहीं, बस फॉर्मूला का इधर उधर था, हेरा फेरी था। तो इसलिए मैंने बोला था
कि जो बेसिक फार्मूला जो मैंने इंटीग्रेशन के दिए थे उसको याद रखना है, ठीक है, और उसको अप्लाई कैसे करते हैं वो मैं छोटा छोटा चीजों लेके इन चीजों से मैंने तुम्हें समझाया है। क्लियर है ये चीज? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन जो था क्वेश्चन 9, इट वाज फ्रॉम लेक्चर 2 अगेन फ्रॉम इंटीग्रेशन। इसमें क्या था, अ सर्टेन फिजिकल क्वांटिटी वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ डी एक्स। ये तुमको डेफिनेशन में ही दे रहा है कि वर्क डन इज इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स इज डिस्प्लेसमेंट, और ये बताएगा इन यूनिट्स इज जूल्स वेयर एफ इक्वल टू फोर्स अप्लाइड इन न्यूटन। न्यूटन क्या है, उसका यूनिट है फोर्स का, राइट, ये तुम लोग पढ़े भी होंगे, एंड dx इज डिस्प्लेसमेंट इन मीटर ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर है? कहने का क्या मतलब है यार, ये बहुत सिंपल सा है कि कोई भी अगर एक ऑब्जेक्ट है मान लो, ठीक है, और उस पर अगर फोर्स लग रहा है f, ठीक है, इस तरीके से, और वो अगर कुछ डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल हुआ उसका, है ना, यहाँ तक मान लो इस फोर्स के कारण, तो क्या हो रहा होगा, इसमें क्या करेगा, ये फोर्स जो है, यही फोर्स F, दिस विल डू वर्क। मतलब तुमको अगर कोई ऑब्जेक्ट को खींच के कहीं से कहीं लेके जाना है तो तुम्हारा बॉडी उसमें वर्क करता है ना, ताकत लगा के उसको खींचते हो ना, तो यू आर डूइंग वर्क, राइट, क्योंकि तुम फोर्स लगा रहे थे, तो यू आर डूइंग वर्क। तो कहने का मतलब वही था इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो अब इसमें करना क्या है, इसमें दिया हुआ है फोर्स वेरीज विद डिस्प्लेसमेंट एज एफ इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ये दिया हुआ है कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ वेरी कर रहा है। तो फोर्स क्या है यहाँ पे, वेरिएबल क्वांटिटी है, राइट, इट इज वेरिंग। इसीलिए तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि अगर वर्क डन करना है इट शुड बी इंटीग्रल। तो वैसे तो यहाँ पे यही हुआ है कि इंटीग्रेशन तुमको लगाना है, वैसे भी तेरे दिमाग में आना चाहिए था कि फोर्स वेरिएबल हो गया है, तो विद डिस्प्लेसमेंट अगर वर्क डन निकालना है तो इट शुड बी इंटीग्रेशन, राइट। तो फाइंड द वर्क डन W इन डिस्प्लेसिंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम x इक्वल टू 1 मीटर टू 5 मीटर। बहुत ईजी क्वेश्चन है यार, ये तो तुम लोग तुरंत बना लिए होगे खुद से। इसमें क्या करना है, सिंपली वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रल एफ डी एक्स, एफ और उसका लिमिट्स क्या होगा, x तुमको बता रहा है ना 1 से लेके 5 मीटर तक जाना है, ठीक है। तो तुमने लोअर लिमिट को क्या लिखा 1, अपर लिमिट को क्या रखा 5, मतलब 1 मीटर से लेके 5 मीटर तक तुमको इस तरीके से यहाँ तक अगर जाना है, तो तेरा बाउंड्री कंडीशन सेट हो गया ना, 1 से लेके 5 तक के बीच का ही तो निकालना है ना, वही बताया था ना कि दो वैल्यूज के बीच में निकाला जाता है। तो यहाँ पे दो वैल्यूज क्या है, वो एक 1 है एक 5 है, ठीक है, इसी रेंज ऑफ वैल्यूज के बीच में निकालना है। तो इट इज लोअर लिमिट इज 1, अपर लिमिट इज 5, और f का वैल्यू कितना है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 dx, उसको लिख दिए। तो वर्क डन अब इसको अलग अलग कर लो, इंटीग्रल 1 टू 5 3x स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रल 1 टू 5 2x dx प्लस इंटीग्रल 1 टू 5 कांस्टेंट 1 dx। क्लियर है? तो एक्स स्क्वायर dx का क्या इंटीग्रेशन होता है, एक्स क्यूब बाई 3, तो यहाँ पे लिख लो भाई, 3 कांस्टेंट था, ये बाहर आ गया, 3 इंटू एक्स क्यूब बाई 3 1 टू 5 माइनस 2 इंटू इंटीग्रल एक्स dx का क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। तो एक्स स्क्वायर बाई 2 1 टू 5 प्लस इंटीग्रल dx सिर्फ क्या होता है, x होता है, तो वह लिख दो x 1 टू 5। इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पे ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 5 क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस क्या 2 बाई 2 भी कैंसिल हो गया, 5 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 4। इसको कैलकुलेट करोगे तो वर्क डन सिंपली आएगा तुम्हारा 104 जूल्स। तो दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। समझ में आया ना? इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन भी जो भी तुमको समझाया कि कैसे किसी ऑब्जेक्ट को मान लो पुल करना है पुश करना है, तुम कुछ फोर्स लगा के उसको खींचोगे ना अपनी तरफ, ठीक है, तो उस केस में तुम क्या करोगे, यू आर डूइंग वर्क, राइट। तो वहां पे चूंकि अगर वेरिएबल फोर्स है तो देन यू नीड टू यूज इंटीग्रेशन, दैट इज व्हाई वी हैव यूज्ड इंटीग्रेशन एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये भी सबका सही हुआ होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को। चलो अब नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। See, this question is also from lecture 2 integration. A certain physical quantity momentum p of a particle changes with time according to relation dp by dt equal to 10 plus 2t। ये क्या दिया हुआ है, मोमेंटम एक कोई फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, जिसको डिनोट करते हैं p से, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ टाइम, ठीक है, ये दिया हुआ है तुमको, इट्स ऑलरेडी गिवन इज 10 प्लस 2t, इस तरह से चेंज हो रहा है, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, इफ द मोमेंटम इज 0 एट t इक्वल टू 0, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 10 सेकंड। अंडरस्टूड? सी, इस ऐसा अगर क्वेश्चन आएगा तो व्हाट यू शुड थिंक, they have already given you rate of change of a certain quantity and they are asking the value of the same quantity, right? So in that case also you need to use what, integration, it's simple। तो ये भी चीज तुम लोग कर ली होगे आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ हो किसी को। you simply need to write rate of change of momentum p with respect to time dp by dt as 10 plus 2t। so you take dt this side, so it will become dp equal to 10 plus 2t dt। understood? so to get the value of total momentum p of the particle, what we need to do, we need to add all such dp। वो वही चीज है ना, ये इंटीग्रेट मतलब बेसिकली क्या बोल रहे हैं, अगर इंटीग्रेशन ऑफ dp अगर लिख दोगे, ठीक है, dp क्या होगा, छोटा छोटा जो मोमेंटम के वैल्यूज होंगे, ठीक है, तो ऐसे 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 dp को अगर सबको ऐड करना है तो इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रल dp क्या देगा, नेट मोमेंटम देगा, राइट। तो वी नीड टू अप्लाई सिंपली इंटीग्रेशन। अंडरस्टूड? तो इंटीग्रल dp इक्वल टू व्हाट, इंटीग्रल ऑफ 10 प्लस 2t
dt इसी तरह से लिखेंगे, मतलब इस साइड में क्या किया हमने, यहाँ पे बेसिकली इंटीग्रल साइन एक लगा दिया खाली, ठीक है। तो इसको अलग अलग कर लोगे तो क्या आएगा, p का इंटीग्रल dp विल बी व्हाट, सिंपली p, नेट p जो हो जाएगा एडअप करके इक्वल टू इंटीग्रल कांस्टेंट 10 dt प्लस इंटीग्रल 2t dt, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, इंटीग्रल 10 dt क्या होगा, 10t होगा, ठीक है, और प्लस इंटीग्रल 2t dt क्या होगा, 2 इंटू टी स्क्वायर बाई 2 प्लस अ कांस्टेंट c, क्योंकि यहाँ इनडेफिनिट इंटीग्रेशन था, यहाँ पे अभी लिमिट नहीं दिया हुआ था कुछ भी, इसलिए हमने इसको इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की तरह इसको सॉल्व किया है, ठीक। अब इसमें जब तुमको ये इनडेफिनिट वाला चीज आ गया, तो दैट मीन्स यू गॉट द वैल्यू ऑफ मोमेंटम p इक्वल टू 10t प्लस टी स्क्वायर प्लस c, ये लिखोगे, प्लस c लिखोगे अभी, क्योंकि तुम्हें c का वैल्यू पता नहीं है अभी, है ना। लेकिन हाँ, एक चीज है तुम्हारे पास, तुम उसको निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है इफ मोमेंटम इज 0 एट t इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, मोमेंटम एट t इक्वल टू 0 का क्या क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये हुआ कि तुम इसी इक्वेशन में, अगर ये जो इक्वेशन था मेरा, अगर इसमें t इक्वल टू 0 पुट कर दो, क्योंकि दिया हुआ है t इक्वल टू 0, वैल्यू ऑफ p इज 0, तो t इक्वल टू 0 पुट कर दोगे तो तुम्हारा c का वैल्यू देखो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यू पुट t इक्वल टू 0 इन दिस, तो 10 इंटू 0 प्लस c, और वहां पे p क्या है, 0 है, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ c एज 0। तो उस तरह सॉल्व करोगे तो p का वैल्यू कितना आ गया, सिंपली इट इज नाउ दिस इज द ट्रू वैल्यू ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू 10t प्लस टी स्क्वायर, समझ में आ गया। और अगर अच्छे से देखो तो यहाँ क्वेश्चन में भी लिखा हुआ था कि मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल चेंजेस विथ 9t, तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन तुमने अभी निकाला है वो देखो इसी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना, कि p इक्वल टू 10t प्लस टी स्क्वायर, दिस मीन्स दिस मोमेंटम इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट, टाइम। तो जैसे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे मोमेंटम चेंज होगा, वही वो बोल रहा था कि मोमेंटम ऑफ पार्टिकल चेंजेस विद टाइम t, ठीक है, वो रिलेशन दिया हुआ था, तो वहां से ये चीज निकालना था। तो पूछ क्या रहा है, t इक्वल टू 10 सेकंड पूछ रहा है, तो वेरी सिंपल, t की जगह क्या रख दो, t इक्वल टू 10 सेकंड रख दो यहाँ पे, इसको कैलकुलेट कर लो तो क्या आ जाएगा वैल्यू 200। क्लियर है यहाँ पे, ठीक है, इजी होगा ये भी, मेरे ख्याल से सबका करेक्ट वो नहीं हुआ होगा, अगर नहीं गलत भी हुआ किसी का तो ये समझ लेना, ये मतलब इजी इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। अप्रोच समझना बहुत जरूरी है, अप्रोच हर क्वेश्चन का अप्रोच समझो, मैं जो समझा रहा हूँ उसमें अप्रोच जरूर समझना कि मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये आगे तुम लोग को ये चीज काम आएगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये तुम्हारा सॉल्यूशन टू चेक योर अंडरस्टैंडिंग लेक्चर 3 का क्वेश्चन था, दिस वाज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, राइट, है ना। इसमें था पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 जो था, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 एंड x एक्सिस बिटवीन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 10। देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, ये मैंने तुमको हिंट भी दिया था, इसमें कुछ नहीं करना होता है, सिंपली क्या होता है, एरिया निकालना है तो क्या करते हैं, y टाइम्स dx करते हैं, राइट। समझ गए क्यों, क्योंकि y यहाँ पे वेरिएबल है, y वेरीज विथ x, राइट। और ये बेसिकली आया कैसे था, ये ऐसे आया था कि मान लो कोई भी ऐसा कोई कर्व है, सपोज फॉर एग्जांपल इस साइड में क्या दिया हुआ है तुमको, y दिया हुआ है, राइट, और इस साइड में क्या है, इट वेरीज विथ x, ठीक है। तो तुमको अगर इस कर्व के अंदर का एरिया निकालना है, तो मैंने तुम्हें क्या बताया था, देखो यहाँ पे हर पॉइंट पे y का वैल्यू वेरी कर रहा है, राइट, जैसे जैसे x का वैल्यू चेंज हो रहा है उसी तरह y का वैल्यू भी वेरी कर रहा है ना। तो उसको इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या बताए थे, एक पतला सा स्ट्रिप ले लो इस तरीके का, राइट, इसका थिकनेस क्या ले लोगे, ये जो स्ट्रिप लिए हो इसका थिकनेस क्या होगा, इट विल बी सिंपली dx। तो अगर इसका स्ट्रिप का थिकनेस dx होगा तो इस मोमेंट पे, इस पॉइंट पे इसका हाइट कितना होगा, ये वाला हाइट, इट विल बी y, ठीक है। तो सिंपली इसका जो एरिया जो कैलकुलेट करोगे, ये वाले स्ट्रिप का जो एरिया होगा, ये एरिया क्या होता है, जो इसका हाइट है ये y और ये थिकनेस है dx, तो सिंपली y इंटू डी, ठीक है। ये इन्फाइनेटेसिमल स्ट्रिप का एरिया निकल गया। अब ऐसे से इन्फाइनेटेसिमल स्ट्रिप अगल बगल एकदम इसके साथ होंगे, दोनों साइड इधर इधर, तो उस पूरे को अगर इंटीग्रेट कर दोगे, और इस केस में तुमको वैल्यू भी दिया हुआ था 0 टू लेके 10 तक, तो अगर इसके ग्राफ का मान लो 0 टू लेके 10 तक तुम इंटीग्रेट कर दोगे, तो 0 और 10 के बीच में जो उसका ग्राफ होगा उसके नीचे का वो पूरा एरिया कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो यू विल गेट द एरिया ऑफ द कर्व, राइट। तो ये तुम आराम से कर लिए होगे। तो इसमें सिंपली तुमको यहाँ से पढ़ना है, एरिया ऑफ कर्व y इक्वल टू एफ एक्स एंड एक्स एक्सिस कैन बी कैलकुलेटेड बाय इंटीग्रेशन a इक्वल टू इंटीग्रल y dx। तो यहाँ पे सिंपली क्या करोगे, y इक्वल टू dx यहाँ पे बैठा दो, तो और लिमिट पुट कर दो 0 टू 10, क्योंकि दिया ही हुआ है। तो y का वैल्यू क्या है, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7, इसको कैलकुलेट करो, अलग अलग कर लेना। इसको कैलकुलेट करोगे तो आएगा 3 इंटू एक्स क्यूब बाई 3 0 टू 10 प्लस 6 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 0 टू 10 प्लस 7x 0 टू 10। इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट एज 1370। और एरिया का यूनिट क्या होता है, स्क्वायर, मीटर है तो स्क्वायर मीटर, सेंटीमीटर तो स्क्वायर सेंटीमीटर, दैट इज व्हाई आई हैव रिटन स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर है ये क्वेश्चन, ये तो सबका सही है हुआ होगा, ठीक है। चलो अब विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दिस क्वेश्चन इज वेरी गुड क्वेश्चन इंडीड, ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चन से तुम अब यूज टू हो जाओ, क्योंकि फिजिक्स में तुमको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, राइट।
नॉट एग्जैक्टली यही, थोड़ा इधर उधर करके मिलेंगे, राइट। अ थिन रॉड ऑफ लेंथ L is placed along the x axis between x equal to 0 and x equal to L. The linear density mass per unit length, ये रो है, ये मैंने बताया था ना, of the rod varies as rho equal to a plus bx where a and b are constant. Find the mass of the rod. देखो ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं एक और चीज तुमको फिर से समझाता हूँ कि इंटीग्रेशन का यहाँ पे एप्लीकेशन क्यों आ रहा है, फिर से एक बार समझना। ये मान लो एक थिन रॉड है, मान लो, ठीक है। इस पूरे रॉड का ये जो लेंथ है, ठीक है, ये अभी मैं बात कर रहा हूँ इस क्वेश्चन का नहीं, इस क्वेश्चन से अलग समझो। इसका लेंथ L है, ठीक है, और इसका जो लीनियर डेंसिटी है, लीनियर डेंसिटी क्या होता है रॉड का, मास पर यूनिट लेंथ होता है। जैसे कुछ भी हो सकता है, डेंसिटी कैन बी मास पर यूनिट एरिया एक होता है, ठीक है, समझ रहे हो, ये मास पर यूनिट एरिया भी लिखते हैं, ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम भी लिखते हैं। तो उसी तरह मास पर यूनिट, अगर मास पर यूनिट लेंथ भी लिखा जाता है, मास पर यूनिट लेंथ को हम लोग लीनियर डेंसिटी उसको कहते हैं, ठीक है। ये सब भी वर्ड्स तुम थोड़ा समझने की कोशिश करो, धीरे धीरे ग्रास्प करो। तो दिस इज बेसिकली मास पर यूनिट लेंथ। इसका मतलब ये होता है कि इस, अगर किसी का मुझे मास पर यूनिट लेंथ मालूम है, मतलब इसका बहुत छोटा सा कुछ अंश का मुझे लेंथ अगर निकालना हो, बहुत एकदम डॉट का, मान लो ये सपोज करो दिस इज डीएल, डीएल हम लोग क्या बोलते हैं, डीएल इज इनफाइनेटेसिमल, मतलब बहुत छोटा, जस्ट अ डॉट। तो अगर इसका मास निकालना हो, ये डीएल का, ठीक है, तो इट बिकम्स वेरी सिंपल। ये डीएल का मास निकालना सिंपल, क्या करोगे, मास पर यूनिट लेंथ m बाई एल दिया हुआ है, वो मास पर यूनिट लेंथ हो गया, जैसे तेरा यूनिटरी मेथड था यार, वही है ये, ठीक है। तो m बाई एल मल्टीप्लाइड बाई, सिंपली इसको क्या करोगे, डीएल से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा, इसका इस एलिमेंटल यूनिट का मास आ जाएगा, ठीक है, उसको हम डीएम से डिनोट कर सकते हैं, ठीक। तो एक चीज यहां पे समझो, डेंसिटी जो होता है मास पर यूनिट लेंथ, है ना, अगर ये सेम हो, कांस्टेंट हो, मतलब डेंसिटी जो ये जो रो है, अगर ये कांस्टेंट है, कुछ नंबर है, मान लो सपोज करो 2 है, ठीक है, रो इक्वल टू 2 है, और इसका लेंथ अगर दिया हुआ है, मान लो L इक्वल टू भी तुमको 2 मीटर मान लो दिया हुआ है, सपोज करो, ठीक है, और इसका जो यूनिट रहेगा वो जब देखोगे तुम, तो इट विल बी लाइक वो रहेगा केजी, लीनियर है तो केजी पर मीटर दिया रहेगा, समझ गए। तो अगर ये यूनिट कांस्टेंट होता और इस रॉड का मास पूछता, मास m, ठीक है, तो मास इक्वल टू क्या होता है, सिंपली इस केस में लीनियर डेंसिटी तुमको दिया होता, तो यू विल राइट एज रो मल्टीप्लाइड बाई, सिंपली बाई मल्टीप्लाई बाई लेंथ, ठीक है, ये समझना जरूरी है। तुम लोग को ये तो पता है ना कि मास इक्वल टू, इन जनरल जो मास होता है उसको हम सिंपली क्या क्या लिखते हैं, रो मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम, उसका मास इक्वल टू रो इनटू वॉल्यूम, ये तो सबको मालूम होगा, ठीक है। तो इस केस में ये जो रो होता है डेट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, यहाँ पे जो रो है इट इज मास पर यूनिट लेंथ। तो पर यूनिट लेंथ अगर है तो उसको अगर लेंथ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ मास। यूनिट से भी देख सकते हो, केजी पर मीटर है यहाँ पे इसका यूनिट, और इसका यूनिट मीटर है, तो केजी पर मीटर मल्टीप्लाइड बाई मीटर विल गिव यू केजी, राइट। तो इस तरह से लिखते हैं उसके मास को, समझ गए, मास इक्वल टू रो इनटू एल होता है। तो यहाँ पे इस केस में क्या होता है, यू कैन राइट इट एज सिंपली एज 2 into how much L is 2 मीटर, तो you could write directly 2 into 2 equal to 4, ठीक है, ये लिख सकते थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है तुम्हारा m इक्वल टू रो इंटू एल हो फॉर दैट मैटर, या m इक्वल टू रो इंटू वी हो, ठीक है, ये सब जो फॉर्मूला होते हैं ये सब अप्लाई तब होते हैं व्हेन रो इज कांस्टेंट, मतलब डेंसिटी इज कांस्टेंट। जब डेंसिटी कांस्टेंट है तब तुम उसको उससे मल्टीप्लाई कर दोगे डायरेक्टली, तो यू विल गेट द मास। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर गौर करो तो डेंसिटी इज नॉट कांस्टेंट, इट इज टेलिंग यू दैट डेंसिटी इज a प्लस बी एक्स, राइट। सो इट डिपेंड्स अपॉन इट्स लेंथ, मतलब ओरिजिन से लेंथ जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे उसका डेंसिटी बढ़ रहा है। तो सिंस द डेंसिटी इज वेरीइंग, यहाँ पे डेंसिटी वेरी कर रहा है, राइट। तो डेंसिटी अगर वेरी कर रहा है तो यू जस्ट कैनॉट यूज दिस इक्वेशन डायरेक्टली बिकॉज रो इज नॉट कांस्टेंट। दैट इज वाई तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि मुझे वहां पे एक इंटीग्रेशन करना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यहां तक तुम लोग को फिर से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें क्या करना है, ये अब समझो इस चीज को अच्छे से, ठीक है। ये हमारा रॉड है ए बी जो तुमको दिख रहा है, ये हमारा क्या है, दिस इज अ रॉड, ठीक। और लीनियर डेंसिटी रो दिया हुआ था ए प्लस, ऐसे ए प्लस बी है, फाइंड द मास ऑफ, इसका रॉड का मास निकालना है। इस रॉड का लेंथ एल है, मतलब ये जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो एंड एल का क्या मतलब है, एक्स इक्वल टू जीरो, इसी को ओरिजिन मान लो यहाँ पे जीरो, और इस साइड तुम्हारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ऐसा, तो यहाँ पे प्लस एल कॉमा जीरो, ये हो गया, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे, इसको बहुत ध्यान से समझना जो अभी मैं तुमको बता रहा हूँ, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है फिर से।
हम यहाँ पे मानेंगे कि x डिस्टेंस पे, ये जो रेड लाइन से तुमको x दिख रहा है, यहाँ पे x डिस्टेंस पे एक dx थिकनेस मानेंगे इस तरीके से। ये जो dx माना है, ये dx बहुत छोटा है, ये मैंने इलस्ट्रेशन के लिए इसको थोड़ा सा बड़ा रखा है, ये जो ब्लैक में दिख रहा है तुमको dx, ठीक है। तो एक्चुअली दिस इज इनफाइनाइटेसिमल, मतलब बहुत छोटा, बट इसको बस तुम्हें विजुअलाइज कराने के लिए इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा बना के रखा है, ठीक है। अब अगर तुम इस पोजीशन पे x जब है तो वहां पे तुमको रो का वैल्यू पता चल गया, रो इक्वल टू क्या होगा, a प्लस बी एक्स। अब एक चीज यहाँ गौर करने वाली बात है कि उस पॉइंट पे, इस x पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जो ये x जहां पे डिनोट कर रहा है, ठीक है, इस पॉइंट पे जो रो का वैल्यू होगा ये a प्लस बी एक्स कुछ भी, ठीक है, दिस विल बी अ कांस्टेंट वैल्यू। मतलब अगर उसको हम k से डिनोट करें, इट विल बी सम कांस्टेंट, मतलब a कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, और x भी उस टाइम पे क्या है, ये जो x है ये भी कांस्टेंट है। x इक्वल टू क्या हो सकता है, 0.5 हो सकता है, 0.6 हो सकता है, राइट। तो ऑल आर नंबर्स, तो सबको मल्टीप्लाई a प्लस बी एक्स निकालोगे तो इट विल अगेन कम अ कांस्टेंट, ठीक है। तो इस पॉइंट पे x इज कांस्टेंट। अब हम क्या माने, dx थिकनेस, राइट, ये dx। तो इंटीग्रेशन यहाँ पे अप्लाई कैसे होता है, ठीक है। मेरे स्टूडेंट्स मुझसे ये पूछा करते थे कि सर ये यहाँ x ऐसे क्यों लिए और फिर dx कर रहे हैं, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मतलब x लेके ही ऐसे क्यों करते हैं। तो वही मैं समझा रहा हूँ, इसको ध्यान से समझना। मैंने बताया यहाँ पे कि रो का जो वैल्यू है ये यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। और ये जो फॉर्मूला होता है ये अभी हम तुमको बताए थे कि मास इक्वल टू, जो फॉर्मूला है डेंसिटी रो मल्टीप्लाइड बाई, इस केस में लीनियर डेंसिटी अगर है तो रो मल्टीप्लाइड बाई लेंथ अगर करते हैं हम, तो दिस विल गिव यू मास। और इस केस में फॉर्मूला जो है ये तभी वैलिड है व्हेन दिस रो, ये जो मास पर यूनिट लेंथ है या मास पर यूनिट एरिया है या मास पर यूनिट वॉल्यूम है, चाहे कुछ भी हो, दिस शुड बी अ कांस्टेंट, समझ गए। दिस शुड बी अ कांस्टेंट, तभी ये फॉर्मूला इज वैलिड। अगर ये वेरिएबल है तो वैलिड नहीं है। तो इसको, इसी चीज, इसको कांस्टेंट रखने के लिए हम इसलिए एक किसी पॉइंट x पे, जैसे इस केस में यहाँ पे हमने ये x पॉइंट पे, यहाँ पे x पॉइंट पे हमने उसका रो का वैल्यू निकाला एंड इट केम टू बी कांस्टेंट, ठीक है। अब मैंने क्या माना, यहाँ पे dx माना था, ये वाला जो हमारा है dx। तो dx जो हम मानते हैं वो क्या मानते हैं, इनफाइनेटेसिमल स्मॉल। तो इस dx लेंथ में ये जो रो है दिस विल नॉट चेंज, क्यों, क्योंकि ये बहुत छोटा है, एक पॉइंट के बराबर है, राइट। तो उतने छोटे पॉइंट में उतना डिफर वो नहीं करेगा, तो दैट इज वाई इट रिमेन्स कांस्टेंट, ओके। दैट इज वाई वी आर एबल टू अप्लाई दिस फॉर्मूला, मास इक्वल टू रो इनटू एल, ठीक है। तो इसलिए जब हम dx का मास बोलेंगे निकालने, अगर हम उसको dm से डिनोट करेंगे, ठीक है, अभी वो आगे मैं दिखा रहा हूं, इसमें देखो यहाँ पे सब आ जाएगा, इस पार्ट को देखो। अब इस चीज को समझते चलना, ठीक है। इसमें मैं वही बता रहा था कि देखो, मास ऑफ द रॉड इज मास पर यूनिट लेंथ इनटू, तो रो इनटू एल होता है, ये मैंने समझा दिया। रो इज अ वेरिएबल क्वांटिटी, तो यू हैव टू यूज इंटीग्रेशन। लेट dx बी इनफिनिटेसिमल लेंथ ऑफ द रॉड एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द ओरिजिन, ये इंपॉर्टेंट था करना, पहला स्टेप, ठीक है। दूसरा ये है लीनियर डेंसिटी एट x, जो उस पॉइंट यहाँ पे, इस पॉइंट x पे, ठीक है, will be what, a plus bx, it will be mass per unit length and this will be constant because x will have some value there, 0.1 हो, 0.2 हो, 0.5 हो, जो भी हो, एक वैल्यू होगा, तो this will become constant now, ठीक है। तो मास ऑफ dx का अगर हम बात करें, dx इज इनफिनिटेसिमल, तो इस dx लेंथ में मास जो रो है मेरा, ठीक है, ये रो दिस विल नॉट वेरी, ओके, दिस रिमेन्स कांस्टेंट। दैट इज व्हाई वी आर एबल टू अप्लाई द फॉर्मूला मास इक्वल टू रो इनटू लेंथ, ओके। So we will denote of this in infinitesimal length dx as dm, क्योंकि वो भी infinitesimal होगा, dm equal to, simply now we can write as rho dx, now we can write rho dx because rho is a constant at that point. तो total mass of the road can be calculated simply by adding such dm, ये जो जितने भी छोटे 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 dm होंगे, x equal to कहाँ, x equal to यहाँ जीरो से लेके, यहाँ x equal to जीरो से लेके x equal to l तक बहुत सारे dm होंगे जो मैंने उसको डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो उन सबको ऐड कर देना है, तो बेसिकली इंटीग्रेट कर देंगे, तो टोटल मास m, जो इंटीग्रल dm होगा उसको क्या लिखेंगे, m लिखेंगे उसको। तो दोनों साइड इंटीग्रल लगा दो, तो इंटीग्रल रो dx, ठीक है, समझ रहे हो। तो इंटीग्रल रो dx करोगे तो क्या आएगा, इंटीग्रल रो dx कहाँ से कहाँ करना है ये भी तुमको दिया हुआ है, जीरो से लेके l तक करना है, उसके पूरे लेंथ, जीरो से लेके पूरे लेंथ l तक। तो लोअर लिमिट क्या हो गया, जीरो हो गया, और अपर लिमिट क्या हो गया, l हो गया, ठीक है। तो नाउ यू कैन सिंपली अप्लाई जीरो टू l, रो का वैल्यू यहाँ से दिया हुआ था a प्लस बी एक्स, उसको यहाँ पे रख दो, तो दिस इज a प्लस बी एक्स, ठीक है, और a प्लस बी एक्स टाइम डी एक्स। अब इसको सॉल्व करो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के, जीरो टू एल ए डी एक्स प्लस जीरो टू एल बी एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे कांस्टेंट है a है, उसको बाहर ले आओ, तो dx का इंटीग्रेशन x होता है, तो ये ax जीरो टू एल प्लस b बाहर ले आओ, x इंटीग्रल x dx x स्क्वायर बाई टू होता है, वहां पे लिख दो x स्क्वायर बाई टू इंटीग्रल जीरो टू
लिमिट्स 0 to L, इसमें लिमिट्स पुट कर दो तो x के जगह पहले L डालो तो L माइनस x के जगह 0 डालो तो L माइनस 0 विल बी L, तो यहाँ पे AL आ गया, ठीक है, प्लस B इंटू एक बार L पुट करो तो L स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, माइनस 0 तो L इट विल बी BL स्क्वायर बाई 2, तो यू गेट मास ऑफ द रॉड एज AL प्लस BL स्क्वायर बाई 2। क्लियर है? ये इसलिए मैं फिर से तुमको समझा दिया कि कैसे लेते हैं उस चीज को और क्यों लेते हैं, वो इंपॉर्टेंट था कि dx और x जो ऐसे ले रहे थे वो ले क्यों रहे थे, ठीक है, वो भी समझना इंपॉर्टेंट था, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम लेक्चर 3, ठीक है, वो जो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का था। ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं, अभी इसका सॉल्यूशन देखते हैं। और मेरे हिसाब से अगर तुम लोगों ने जिन लोगों ने भी इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया, स्पेशली ये लास्ट दो जो क्वेश्चन थे, ठीक है, इसका मतलब है कि तुमको इंटीग्रेशन अप्लाई करना बहुत अच्छे से आ गया है। और अगर जिनसे नहीं भी बना है, ठीक है, तो उनको हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा कोई मैजिक नहीं होता है, मैजिक वैंड तो होता नहीं है कि आया और एक बार में तुम सब समझ जाओ, ठीक है। तो ग्रेजुअली यू विल ग्रास्प, ऐसा नहीं है मेरे समझाने के बाद तुम अच्छे समझ जाओगे। अभी भी नहीं आ रहा हो तो तुम वापस से जाके उस वीडियो को देखना, लेक्चर वीडियो को देखना, L3 वीडियो को, और उसके बाद फिर से इन क्वेश्चंस को बनाना, तुम्हारा क्वेश्चन 100% बन जाएगा, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन बोलता है अ सर्टेन फिजिकल क्वांटिटी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, ठीक है, ये कोई फिजिकल क्वांटिटी है आई जिसको डिनोट करते हैं, अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट ऑफ अ थिन रॉड इज डिफाइंड एज आई इक्वल टू इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डी एम। ये पहले ही डिफाइन कर दे रहा है कि आई है इंटीग्रल ही होता है एक्स स्क्वायर डी एम का, ठीक है। वेयर डी एम इज द एलिमेंटल मास, मतलब जो हमारा इन्फाइनेटेसिमल मास होता है वो है। सो डी एम इज द मास ऑफ इन्फाइनेटेसिमल लेंथ डी एक्स ऑफ द रॉड एंड एक्स इज द डिस्टेंस ऑफ डीएम फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। क्या मतलब वो इसका समझो, ये तुम्हारा मान लो रॉड है इस तरह से जो इस फिगर में रखा हुआ है, ठीक है। तो किसी x डिस्टेंस पे, ये x डिस्टेंस पे अगर dx इनफाइनेटेसिमल है, बहुत छोटा, अभी बड़ा तुम्हारे बस तुम इलस्ट्रेशन के लिए मैंने बनाया, ये बहुत छोटा है, एकदम छोटा था यहाँ पे एकदम डॉट जैसा, ठीक है, बट तुम्हारे इलस्ट्रेशन के लिए मैंने यहाँ बड़ा बनाया है। तो x डिस्टेंस पे dx होगा, ठीक है, ये dx। अब इस dx लेंथ का, ये छोटा सा जो लेंथ है, इसका अपना कुछ मास होगा, उसको डिनोट किससे कर रहा है, dm से कर रहा है, ठीक है। तो इसमें जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट फिक्स्ड पॉइंट, मतलब अबाउट दिस पॉइंट ए, ये हमारा फिक्स्ड पॉइंट है, अभी निकालने भी बोलेगा आगे। तो इसके अबाउट फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर डी एम, वेयर एक्स इज द डिस्टेंस, ये एक्स डिस्टेंस है और ये डी, तो वो एक्स स्क्वायर लेना है यहाँ पे, और डीएम क्या लेना है, डीएम इज द मास ऑफ दिस एलिमेंटल डीएक्स। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब क्वेश्चन तुमसे ये पूछा जा रहा है कि अ थिन रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l, इसका मास भी दिया हुआ है कैपिटल M और लेंथ दिया हुआ है l, is placed on x axis, positive x between x equal to 0 to x equal to l. Find the moment of inertia of the rod about point x equal to 0। मतलब फिगर तो तुमको समझ में आ गया, क्लैरिटी है, ये रॉड है, ये 0 x equal to 0 है, ये x equal to l है, यहाँ पे इन दोनों के बीच में ये रॉड रखा हुआ है जिसका मास m है और लेंथ l है, ठीक है। अब प्रोसीड कैसे करना है भाई, अब प्रोसीड ये करना है, तुमको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि i इक्वल टू एक्स स्क्वायर डीएम होता है, करेक्ट, समझ गए। तो तुमको बेसिकली यहाँ पे निकालना क्या है, x डिस्टेंस पे जो dx निकाल रहे हो उसका dm निकाल लेना है। तो अभी पिछले क्वेश्चन में भी जो मैंने समझाया था, तो वहां पे भी तो यही चीज किए थे हम लोगों ने, dm निकाला था उस केस में भी, ठीक है। अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन समझो कि कैसे बनेगा ये। इस केस में जैसे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में क्या था कि जो मास पर यूनिट लेंथ था वो कांस्टेंट नहीं था, वो दिया हुआ था कि इट वेरीज, लेकिन इस केस में ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, इसमें सिर्फ दिया हुआ है कि मास उसका कैपिटल M है, लेंथ उसका L है। दिस मीन्स यू कैन सिंपली राइट द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द रॉड एज लीनियर डेंसिटी जिसको बोलते हैं, यू कैन सिंपली राइट इट एज m/l, ठीक है। और ये एक कांस्टेंट होगा, m भी अगर कुछ उसका वैल्यू है, लेंथ का भी कुछ वैल्यू होगा, मान लो लेंथ 1 मीटर है, मास 2 kg है ऑफ द रॉड, तो मास पर यूनिट लेंथ तुम्हारा कितना हो जाएगा, 2 kg पर मीटर, समझ गए। तो सिंस आई वेरीज विद द लेंथ ऑफ द रॉड, यहाँ पे दिया हुआ है, इक्वेशन में ही दिया हुआ था, तो दैट इज वाई यू नीड टू यूज इंटीग्रेशन, वैसे भी यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको बनाना क्या है, हमें निकालना क्या है बेसिकली, इफ यू आर एबल टू राइट डीएम अगर लिख लिए किसके टर्म्स में, डीएक्स के टर्म्स में, ठीक है, तो तुम्हारा इक्वेशन फ्रेम हो जाएगा इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डीएम वाला, है ना। और उसमें फिर इंटीग्रेशन कर देंगे, लिमिट तुमको पता है एक्स इक्वल टू कहाँ से वेरी करना था, 0 से लेके एल तक, ठीक है। तो बस वही करना है यहाँ पे, लेट dx विद द इनफिनिटेसिमल लेंथ ऑफ द रॉड एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द ओरिजिन, यहाँ से ओरिजिन से ये x डिस्टेंस पे है dx थिकनेस, dx का अगर तुमसे मास पूछेंगे dm तो कितना हो जाएगा, बहुत इजी है, मास पर यूनिट लेंथ तुमको पता है, तो dm विल बी सिंपली m/l मास पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय वो dx लेंथ जो dx है। ये समझ में आ रहा है ना, ये तो सिंपल यूनिटरी मेथड वाला हिसाब है यहाँ पे लगाना, ठीक है। तो अब क्या करना है, तो नेट आई तो तुमको दिया हुआ था ना, इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डीएम होता है अबाउट एनी पॉइंट, अबाउट पॉइंट क्या बोला, x इक्वल टू 0, तो ये यही तुम्हारा x इक्वल टू 0 है।
तो इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डी एम होगा, तो डी एम का वैल्यू तुमने क्या निकाला था, एम बाई एल मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो इस तरह से, और लिमिट्स क्या लगाएंगे, अबाउट वो बोला है एक्स इक्वल टू जीरो, तो लोअर लिमिट क्या हो गया जीरो, और कहाँ तक जाना है, एक्स इक्वल टू एल तक जाना है, क्योंकि इसका लेंथ कितना दिया हुआ था, एल। क्लियर है। तो एक्स स्क्वायर एम बाई एल डी एक्स, तो एम बाई एल बाहर है क्योंकि एम बाई एल इज अ कॉन्स्टेंट, तो उसको तुम बाहर ले आओ, और इंटीग्रल जीरो टू एल एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, एक्स क्यूब बाई थ्री, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो एक्स क्यूब बाई थ्री, और जीरो टू एल, तो पहले अपर लिमिट लगाएंगे एल, तो एल क्यूब बाई थ्री माइनस जीरो क्यूब बाई थ्री, तो जीरो क्यूब बाई थ्री इज जीरो, तो इट विल बी सिंपली एल क्यूब बाई थ्री। तो ये एल यहाँ वाला जो एम बाई एल का एल, और ऊपर में एल क्यूब जो आ रहा था उसको कर लोगे तो एम एल स्क्वायर बाई थ्री आ जाएगा, समझ गए। तो आई का वैल्यू कितना आ गया, एम एल स्क्वायर बाई थ्री। क्लियर है। अगर अभी भी ये एक बार में क्लियर नहीं हुआ तो दोबारा से इसको बैक करके इसको फिर से इस चीज को समझ लेना, ये तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और जिनसे बन गया है अगर ये क्वेश्चन, वेरी गुड, एक्सेलेंट, क्योंकि तुमने एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से समझ गए हो अब, ठीक है, समझ गए ये चीज। चलो अब आगे देखते हैं क्या है। तो अब व्हाट यू डू, यू विल राइट हाउ मेनी क्वेश्चंस यू हैव डन करेक्टली इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो मुझे भी पता चलना चाहिए ना यार कि मैंने जो पढ़ाया है तुम्हें, कि तुम कितना समझे हो और क्या हो रहा है, ठीक है, वेदर यू आर गेटिंग व्हाट द कंसेप्ट वट एवर आई एम गिविंग और नॉट, राइट। एंड विद दिस एक ये मैंने लिस्ट ऑफ बेसिक फार्मूलाज दिया है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन का, ठीक है। सो ये फार्मूलाज को तुम याद करने की कोशिश करो, एक साइड में डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, एक साइड में इंटीग्रेशन का दिया हुआ है, तो यू जस्ट ट्राई टू रिमेंबर दीज फार्मूलाज, क्योंकि ये बेसिक फार्मूलाज है जो कि यूज होंगे आगे फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स बनाने में हो, कंसेप्ट में हो, ठीक है। तो तुम्हें थोड़ा सा यूज टू रहना इन सब चीज़ों से, ताकि आगे व्हेन यू विल मूव अहेड, व्हेन यू मतलब इनका यूज कहाँ कहीं भी आता है, देन यू विल बी एबल टू यूज इट इजीली, इट विल बी वेरी हैंडी फॉर यू, राइट। नाउ विद दिस the basic maths for physics topic we have completed, and one thing, please give your feedback in the comment section so that any improvement is required that I will do in the future lectures, ठीक है। Also please do subscribe to my channel and share with your friends so that they also can learn, ठीक है। ज्ञान बांटने से ज़्यादा बढ़ता है, राइट। तो you can share with your friends also so that they are also able to learn these things, right. And my next video will be out very soon, in which we will enter the world of physics, ठीक है। Till then, have a good time learning physics. Bye for now. Thank you. Bye.